नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। सीटों को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो अभी शांत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ 14 सीटें अनुप्रिया को देने के लिए तैयार है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल 20 सीटों की मांग पर अब अड़ी हुई है। बात यहां तक पहुंच गई है कि ये तय कर लिया गया है कि 20 से कम अगर सीटें मिलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री भी रही और भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 चुनाव का अनुभव कर चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी भी हैं। उत्तर प्रदेश में जो 13 से 16% की कुर्मी आबादी है, उसका भारतीय जनता पार्टी में रहकर प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे में जब तमाम सहयोगी पार्टियां भाजपा को छोड़ करके अखिलेश यादव का रुख कर रही हैं, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई हैं। तो अगर अब उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं और वो सम्मान नहीं मिलता है जो पिछड़ा समाज अपने नेता के लिए चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के रास्ते भी थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसी वजह से उनकी 20 सीटों की मांग जायज है। लेकिन जो खबर मैं आज आपको बताने के लिए बैठा हूं, वो खबर इससे एकदम अलग है। खबर यह है कि सोशल मीडिया पर अंशुमान पटेल एक अखबार का पेज शेयर कर रहे हैं, जिसमें अंशुमान ने लिखा है, अखबार का जो नाम है वो यूथ इंडिया है, और वो लिखती है कि सम्मान के मुद्दे पर अखिलेश संग आशीष पटेल मिल सकता है हाथ। इस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि आशीष पटेल और अखिलेश यादव की बातचीत अभी भी जारी है। 25 सीटें और डिप्टी सीएम के पद तक बात पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी को कानो कान खबर नहीं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर ऐसे मौके पर अनुप्रिया पटेल भाजपा से टूटकर सपा का रुख करती हैं, तो जो भाजपा अभी तक 100 से ऊपर की फाइट कर रही थी, वो दहाई के अंक में सिमट सकती है। ये पूरा गणित मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की जो जनसंख्या है वो लगभग 16% के आसपास है और यादव भी इसी प्रतिशत के आसपास खड़े होते हैं। तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 30% आबादी यादव और कुर्मी है। इसके बाद तमाम कुशवाहा, सैतवार, सैनी, शाक्य आबादी आती है, राजभर आते हैं। इन तमाम संगठनों को भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपने साथ जोड़ लिया है। तो लगभग एक जो पिछड़ों की आबादी है और जो 40-45% उसका जो कोर वोटर है, वो अखिलेश के समर्थन में चला आएगा। इसके बाद मुस्लिम वोटर भी अखिलेश यादव के साथ है, जिसकी आबादी लगभग 22% है। तो अगर इस समीकरण को इस नजर से देखें कि अनुप्रिया पटेल अगर अब समाजवादी पार्टी के खेमे में आकर बैठती हैं, तो उन्हें हालांकि सम्मान तो कृष्णा पटेल से कम मिलेगा, क्योंकि घर में जो नया सदस्य आता है उसकी जो अहमियत है वो कभी पुराने सदस्य से बड़ी नहीं होती है। तो अगर अनुप्रिया पटेल को सपा में आना ही था तो उन्होंने बड़ी देर कर दी है, लेकिन अगर अब आती हैं तो उनका जो पिछड़ा समाज है, जो इस समय भाजपा के विरोध में सुर मिला रहा है, पिछड़े चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मसला हो, 59,000 शिक्षक भर्ती का मसला हो, जातिवार जनगणना का मसला हो, ये तीनों मुद्दे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की 60 से 70% आबादी जो पिछड़ी है उसके सामाजिक न्याय से जुड़े हैं। अगर अनुप्रिया पटेल इसके साथ आकर जुड़ती हैं तो भाजपा को दहाई के अंक में सिमट जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहाव और क्लियर मैंडेट में वोट देने वाला प्रदेश है। यहां पर सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण में अखिलेश यादव द्वारा 25 सीटें और डिप्टी सीएम का प्रस्ताव और भारतीय जनता पार्टी के लिए 20 सीटें मांगने पर भी संघर्ष ये दर्शा रहा है कि पिछड़ों का सही स्थान कहां है। सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं वो भी लगभग अनुप्रिया पटेल जी के लिए यही है कि ये सही मौका है जब उन्हें भाजपा का साथ छोड़ना चाहिए। भाजपा ने कुर्मी समाज के लिए कुछ नहीं किया है, ये आरोप भी लग रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं, समर पटेल लिख रहे हैं कि पटेलों की क्षमता अकेले सरकार बनाने की है, लेकिन वो आज 1 सीट की मांग कर रहे हैं, कहीं 10 सीट की मांग कर रहे हैं, मगर इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की हैसियत नहीं दिखा पा रहे। ये वो आरोप हैं जो समाज अपने नेताओं पर लगातार लगाता है कि वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाम पर अपने घर का व्यापार चला रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 2022 उत्तर प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो कभी भी पिछड़ों के हक के चुनाव नहीं थे। इस बार इस लड़ाई में पिछड़े सबसे आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। मतलब गाड़ी की चाबी जो इस 5 साल की ड्राइविंग होगी सरकार की, वो किसी पिछड़े के हाथ में होगी। और अगर पिछड़े के हाथ में सत्ता की चाबी रहती है तो जो लड़ाई आपने 1947 से सामाजिक न्याय की शुरू की थी, उसके फलीभूत होने का यही समय होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है
तो 24 में केंद्र में उसकी कब्र खोदने का काम भी शुरू हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल की हार देखिए, उसके बाद यूपी में भी अभी माहौल ठीक नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये जो पूरा माहौल है कहीं ना कहीं बीजेपी विरोध का माहौल बन रहा है। तमाम स्टेट्स के बड़े मुख्यमंत्री जो अपने आप में कद्दावर नाम है वो भी एक मंच पर एक साथ खड़े हो रहे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ठाकरे साहब हों, चाहे राजस्थान से अशोक गहलोत हों। तमाम लोग चाहते हैं कि अब सत्ता परिवर्तन हो। उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताते हैं कि ये सत्ता कहीं ना कहीं निरंकुश है, ये तानाशाही रवैया है, सरकार मनमाने फैसले ले रही है। जैसा जिन किसानों को 1.5 साल तक सरकार आतंकी कहती रही, आज उन्हें मसीहा कह रही है किसान आंदोलन वापस लेके। तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं पिछड़ा परेशान है और वो अब मूड बना चुका है कि वो एक तरफा मतदान करने वाला है। खैर देखना रोचक होगा कि 25 सीटें और डिप्टी सीएम की मांग पर क्या अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी या 20 सीटों की मांग पर भाजपा में अभी भी सीटों के संघर्ष को जारी रखेंगी। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पिछले समाज की सही और सटीक जानकारी दिखाने का काम हम आपको कर रहे हैं। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें कोई पतंजलि विज्ञापन नहीं देता है, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सहायता और हमारी हिम्मत है। धन्यवाद।